हे गाइस, आपका स्वागत है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की अपनी अगली क्लास में। मैं हर्षाद अली और आज हम एक नया टॉपिक, एक फ्रेश यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो सिंपली हम इसको क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण। तो पहले समझेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। देखिए, अवांछित तत्वों का पर्यावरण में प्रवेश कर जाना, अवांछित तत्वों का, अनवांटेड सब्सटेंसेस का जब कभी भी पर्यावरण में प्रवेश हो जाएगा तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। अनवांटेड एलिमेंट कह लीजिए। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट जब किसी एरिया क्षेत्र में आ जाते हैं तो आने के बाद एरिया में वो अपना, ऐसे स्थान पर जब आते हैं तो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। यानी उन प्रभावों में हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव हमें दिखने लगते हैं उन अनवांटेड एलिमेंट्स के, उन अवांछित तत्वों के, जिससे जो स्थिति पैदा होती है वो पर्यावरणीय प्रदूषण है। ठीक है, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि पर्यावरण में होने वाले अवांछित परिवर्तन यानी अनवांटेड चेंजेस, जिसकी वजह से गुणात्मक क्षरण यानी क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन हो जाता है, वो जो है एक तरीके से क्या है, वही पर्यावरण प्रदूषण या इसके प्रभाव कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के। और ये किस एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकते हैं। तो देखिए, मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में यदि कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पोल्यूशन। तो मानव और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा अनावश्यक या अनुपयोगी तत्वों का पर्यावरण में मिल जाना, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है नकारात्मक रूप में, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो खतरनाक हैं, निगेटिव हैं, तो ये पर्यावरण के लिए आर्थिक जो परिसंपत्तियां होती हैं हमारी, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अलग अलग जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पोल्यूटेंट, अगर हम बात करें प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स की, तो वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स, दो प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं और द्वितीयक पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण को फैलाते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक में वे प्रदूषक आएंगे जो अपने स्रोत से निकलने के बाद वायुमंडल में उसी रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और CO जैसे वायुमंडल में जाकर ये स्थिर हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य को भी शामिल कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, राख है, धूल है, धुआं है, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये जो प्रदूषक होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक से ही मिलकर के बने हैं। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ प्राथमिक प्रदूषकों के साथ में इन्वायरमेंट के फैक्टर, पर्यावरण के कारक जब दोनों मिल जाते हैं तो उनसे एक नया प्रदूषक उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं द्वितीयक। जैसे अगर हम देखें फोग, देखिए कोहरा, फोग बोलते हैं हम कोहरे को, ये पर्यावरणीय फैक्टर है। ये क्या है, ये क्या है, कोहरा। फोग, जो कोहरा होता है उसको फोग बोलते हैं। और जो धुआं होता है, धुआं, अगर ये एक साथ मिल जाए तो ये कंबाइंडली कहलाता है स्मोग। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो स्मोग में बदलना, स्मोग क्या कहलाता है, इसी को हम जो है ये फोटोकेमिकल स्मोग में बदल जाता है। यही होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऐसे ही होता है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इनको आप याद रख सकते हैं। प्रदूषकों के प्रकारों पर नज़र डालेंगे अब हम लोग। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। जब कभी वायु में जो है अनवांटेड सब्सटेंस आकर के मिल जाएंगे और वायु की गुणवत्ता को कम करेंगे या वायु को विषाक्त करेंगे, तो वायु में कण अथवा विषाक्त गैसों का मिलना या अनवांटेड सब्सटेंस का वायुमंडल में प्रवेश कर जाना और वायु को दूषित कर देना ही वायु प्रदूषण है। ये भी कह सकते हैं कि जब हवा की क्वालिटी ऐसी हो जाए कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, घुटन पैदा हो जाए, सांस लेने पर कई बीमारियां अपनी गिरफ्त में ले लें, ऐसी हवा को प्रदूषित हवा या वायु प्रदूषण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे फ्लाई ऐश है, ठीक है, फोग है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऐश हो सकती है, राख हो सकती है, ठीक है, पराग कण भी हो सकते हैं, वो अलग पॉल्यूटेंट हैं। और ये गैसेस पॉल्यूटेंट अलग हैं, वो भी वायु प्रदूषण को ही बढ़ावा देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं। तो ये सभी एयर पॉल्यूट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब, ओजोन भी, अमोनिया भी, ठीक है, ये सब, शीशे के कण भी, ये सब जो है ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश का नाम हमने लिया, वो उड़ने वाली जो राख होती है, थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, वो भी क्या है,
कोल बर्निंग, कोयले को जलाने पर वो पैदा होती है, तो वो क्या है, वायु प्रदूषण का ही एक कारण है। ठीक है, विभिन्न गैसों को देख लेते हैं हम। ठीक है, गैस से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलती है, इसके बारे में बात करें। कार्बन डाइऑक्साइड आती है डिफॉरेस्टेशन से, वनों को आप काट दोगे तो वहाँ से निकल आएगी ये। इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती है, मोटर व्हीकल चलते हैं उनसे निकलती है। ठीक है, जहाँ जहाँ फॉसिल फ्यूल का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ CO2 निकलेगी, जीवाश्म ईंधन जहाँ जहाँ होगा। तो ज्वालामुखी क्रिया में भी CO2 निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सहयोग करती है। बस यहाँ पर ये रखेंगे, ये प्लस पॉइंट है इसका, बाकी ये नेगेटिव है। ठीक है, बाकी भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीके से जो पौधे हैं वो अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रभाव में नहीं शामिल होगा, इस पॉइंट को यहाँ पर हम हटाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने बात की कि जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाएंगे तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ती है। वनों को काटेंगे, जिसको निर्वनीकरण हम कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटेंगे, वनों के विनाश से भी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और हरित गैस प्रभाव, ये भी इसका प्लस पॉइंट है, इसको भी यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो एक तरीके से इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब कभी भी ईंधन आधा अधूरा जलेगा तब वहाँ से ही गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन से निकलती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से भी निकलती है, ये मोटर व्हीकल्स, तो मोटर व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से वो भी निकल रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो सांस के द्वारा ही शरीर के अंदर चली जाती है, और हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी है, बॉडी में जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है हमारी ब्लड की, तो रक्त में O2 के प्रवाह को कम कर देती है, और O2 की कमी हो जाएगी हमारे ब्लड में तो हमें सांस ठीक से प्रॉपर नहीं आएगी और हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, कहीं पर पत्ते जलाए जा रहे हैं, कहीं पर टायर जलाया जा रहा है, वहाँ से CO निकलती है। सिगरेट का जो धुआं होता है उससे भी निकलती है, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, लकड़ी के ईंधन, सबसे निकलती है ये। तो CO2 का सर्वाधिक उत्पादन जो है परिवहन से होता है, ट्रांसपोर्टेशन से 75% निकलती है। इसी गैस को हम CO को जो है दम घोटू गैस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ये इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल से, व्हीकल से भी निकलते हैं। ठीक है, बहुत ख़राब महकने वाली गैस होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। अगर आप देखेंगे इसको तो गाड़ियों के धुएं होते हैं, धुएं से निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब कभी भी इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये टूट जाती है, NO2 टूट करके NO और O में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो वायुमंडल में O2 है वो नवजात ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो O3 बना लेगी, तो O3 निम्न स्तर या ग्राउंड लेवल पर होती है। तो जो ओजोन है ये डेंजरस होती है एक तरीके से। ठीक है, जबकि समताप मंडल वाले में जो ओजोन होती है वो हमें बचाने का कार्य करती है, लेकिन निचले स्तर पर जो होती है तो ये हमें नुकसान करती है ओजोन। तो NOx का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नमी से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि एसिड रेन में काफ़ी हेल्प करता है। एसिड रेन भी ठीक नहीं है, जो हमारी इमारतें हैं, एसिड रेन जब उन पर होती है, बारिश के साथ एसिड आता है तो उनको भी प्रभावित करती है। सुपरसोनिक जेट से निकलने वाली जो NOx है ओजोन परत को कम करती है। इसको समझ लेते हैं। देखिए फोटोकेमिकल स्मोग ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसके अलावा जो NO2 है, या हम एक तरीके से कहें जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब ये मिल जाती है, ठीक है, जब ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ में मिल जाती है तो ये पैन का निर्माण करती है। ठीक है, पैन जो भी हमने पीछे पढ़ा था, पैरोक्सी एसिटेट नाइट्रेट। ठीक है, साथ ही NO2 फोटोकेमिकल स्मोक का भी निर्माण करती है। देखिए NO2 से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मोक का भी निर्माण कर लेती है। सल्फर के ऑक्साइड्स पर हम बात कर ही चुके हैं कि SO2 जो है एक तरीके से वायुमंडल में 20% रहती है, और थर्मल पावर प्लांट से भी निकलती है, ऑयल रिफाइनरीज से भी निकलती है। ये SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से उसे SO2 निकलती है, और जब बारिश होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो ताजमहल पर जब ये बारिश गिरती है तो उसका रंग पीला पीला होने लगा है हल्का हल्का। इसके अलावा देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, ये स्प्रे कैंस, एयर कंडीशनर्स, AC, रेफ्रिजरेटर, फोम आदि से निकलती है। CFC के उत्सर्जन से वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये ओजोन परत का क्षय करने लगती है। स्मॉग की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्या है, वायु प्रदूषक जो कि दृश्यता को कम करता है, विजिबिलिटी को कम करता है। स्मॉग बनाने में जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये भी याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर के स्मोक का ही, फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण कर लेते हैं। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम भी आया था 1981 में, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्ट्स भी संबंधित है, पूछे जाते हैं। फ्लाई ऐश के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। कार्बनिक ईंधन को जलाने पर जो ठोस और सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं उन्हें फ्लाई ऐश बोल देते हैं हम। ठीक है,
ये भी हमारे वायुमंडल में मिल करके उसको प्रदूषित करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। ठीक है, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन की। इसमें जब हम बात करेंगे तो देखिए, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, अवांछनीय पदार्थ जब जल में एक तरीके से मिल जाता है, घुल जाता है, तो जल की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को कम करता है। इसको हम वाटर पॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इसके दो स्रोत होते हैं, याद रखिएगा, इसके दो स्रोत होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, जिसमें हम एक सीवेज की समस्या को चर्चा करेंगे। सीवेज की समस्या भी जल का प्रदूषण का एक कारण है। जैसे गाँव और शहरों से जो भी हमारे घरों से पानी निकलता है वो नालियों में जाता है, नालियों के थ्रू वो बड़े नालों से कनेक्टेड होती हैं वो नालियाँ, और वो गंदे नाले जो है कहीं नदियों या तालाबों में जाकर गिर रहे होते हैं, तो नदियों और तालाबों का जल भी प्रदूषित कर रहे होते हैं। तो नदियों, तालाबों, महासागरों के जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, तो एक तरीके से जल प्रदूषित होगा और जल में रहने वाले वहाँ के जीव भी एक तरीके से प्रभावित होते हैं। गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी कारण से भी है, क्योंकि बहुत सारा जगह पर, शहरों से जहाँ जहाँ गंगा निकल रही है वहाँ पर जो है शहर का जो वेस्ट, जो पानी है एक तरीके से, ठीक है, गंदा पानी वहाँ कर कहीं कहीं कनेक्ट होता है, या इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट, जो केमिकल्स वगैरह हैं वो भी जाते हैं वहाँ पर। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा कानपुर में देखा गया है। और एक समस्या है तेल का रिसाव, इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल्स या ऑयल स्पिलेज। तो चेन्नई के तट पर एक टैंकर आ रहा था कभी, और इसी तट के आसपास एक टैंकर का तेल रिस गया और वो सागर में पहुंच गया, समुद्र के तल पर जो है फैल गया, जिसकी वजह से वहाँ अनेक समस्याएं पैदा हुई। और एक तरीके से तेल का पानी के ऊपर तैरते रहना, डूबते रहना है उसको। ठीक है, समुद्र के जल के साथ ये तेल जो है मिक्स नहीं हो पाता है, तो समुद्र की जो बायोलॉजिकल डिमांड है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के तेल को हटाना ज़रूरी होता है। ठीक, इसलिए उसको घेर करके उस क्षेत्र को, उसमें आग लगा दी जाती है, उस पानी पर जो तेल है वो जल जाता है। कुछ ऑयल जैपर भी होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स को खा जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स खाते ही पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग भी, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जो खेतों में करते हैं, वो बहुत सारी दवाइयों में पेस्टिसाइड होते हैं, जब फसल को हम लगाते हैं तो वो भी फसल में सिंचाई के साथ, पानी के साथ वो बहते रहते हैं, और एक तरीके से अंडरग्राउंड वाटर में ये भी पहुँचते रहते हैं। जल के प्रदूषण के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। देखिए, जापान का जो समुद्री तट है वहाँ पर बहुत सारे अगर आप देखें, एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका नाम है पारा, आप जानते हैं मरकरी है। वहाँ पर जो है, वहाँ के जल में जब मरकरी मिल गया तो उस पानी को पी लिया मिनी माता नगर में, तो कई लोगों की जान चली गई। इस रोग को कहा गया जापान में मिनी माता। तो आपसे पूछा जाता है पारा, मिनी माता रोग जो है कौन से केमिकल की वजह से होता है, तो पारा। पाटन चेरू आंध्र प्रदेश में एक औद्योगिक नगर में जो है रासायनिक प्रदूषक जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है, जिससे कुओं का जल और ज़्यादा विषाक्त हो जाता है। ठीक, जल प्रदूषण के होने के कारण जो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, अगर हम प्रदूषित पानी को पी रहे, जिसमें हैजा है, तपेदिक है, ठीक है, पीलिया है, अतिसार है, पेचिस है। ठोस पदार्थों से युक्त जल के सेवन से उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, देखिए, एस्बेस्टस युक्त जल पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। पारक जल पीने से मिनी माता रोग होता है। नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा कैडमियम युक्त पानी पीने से इटाइटाई नामक रोग होता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लोरोसिस होता है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैक फूट होता है, और शीशे से युक्त प्रदूषित पानी को पीने से एनीमिया होता है। अब हैजा जो है वो जल प्रदूषण के माध्यम से होता है, ठीक है, प्रदूषित जल के सेवन से होता है, और इसमें जो जीवाणु हैं विबेरियो कोलेरी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये हैजा होता है। मलेरिया, प्रदूषित जल में मादा एनाफिलीज मच्छरों की जो जनन दर है उसमें बढ़ जाती है, तो मादा एनाफिलीज वाहक होते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के। आर्सेनिसोकोसिस है, इसमें पानी में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तब ये पानी प्रदूषित हो जाता है। तो अगर सामान्य जल में 0.50 मिलीग्राम पर लीटर में अगर इतना 0.05 मिलीग्राम अगर है आर्सेनिक, तो जो है वो प्रदूषित नहीं मानेगा, इससे ऊपर है तो प्रदूषित माना जाएगा। एक टर्म आपको परीक्षा में पूछा जाता है, जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, जीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऑक्सीजन है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बीओडी। कई बार आया परीक्षा में। घोलित ऑक्सीजन क्या होता है, पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा वही होती है, ठीक है। तो गंगा जल में प्रदूषण देखो, गंगा जल में आप जानते हैं गंगा का जल होता है वो सबसे स्वच्छ होता है, ठीक। तो इसके जल में अगर आप देखेंगे, गंगा के जल में एक प्रदूषक गंगा के जल में एक वायरस पाया जाता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि गंगा नदी के जल को स्वच्छ रखता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है, ठीक। इसी से संबंधित याद रखिएगा, ये एक अधिनियम भी आया था 1974 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। इनके वर्ष याद रखिएगा, मैचिंग में पूछता है ये। आगे बात करेंगे मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन की। रासायनिक खाद का प्रयोग करने से
रासायनिक खाद में केमिकल्स का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करने से उद्योगों से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं इनकी वजह से मृदा की फर्टिलिटी अगर कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम होगी, तो उसको कहा जाएगा कि वो सॉइल पोल्यूशन है। तो जैसे जैवनाशी रसायन होते हैं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड इनको बोलते हैं, ये मृदा में उपस्थित जो जीव होते हैं एक तरीके से, ये बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है इनको यूज़ करने से, और उर्वरता, फर्टिलिटी कम हो जाती है मिट्टी की। तो जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु, क्रीपिंग डेथ भी बोलते हैं। प्रश्न आ चुका है। अब एक आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी ध्वनि को सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं अत्यधिक ज़ोर से बोलूँगा तो ये ध्वनि आपके कानों के लिए असहनीय जब हो जाएगी तो ये शोर कहलाएगी। अत्यधिक शोर और अनुपयोगी ध्वनि को, जैसे डीजे की साउंड कितनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनवांटेड हो जाती है, जो कानों के लिए सहनी थोड़ी मुश्किल लगती है, कानों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो अत्यधिक शोर और अनुपयोगी जो ध्वनि है उसको ध्वनि प्रदूषण में रखा जाता है। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है और ध्वनि की तीव्रता होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, यह एक ही बात होती है। तो ध्वनि के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं और ध्वनि की तीव्रता पर प्रश्न आता है। देखिए, मनुष्य जो सांस लेता है, सांस लेने की जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि निकलती है, उसमें 10 डेसिबल की साउंड होती है। पत्तियाँ खड़खड़ाती हैं पेड़ों की, 10 डेसिबल की साउंड होती है। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल की साउंड होती है। तेज बारिश के समय 50 से 60 डेसिबल की साउंड होती है। औद्योगिक इंडस्ट्रीज जहाँ लगी होती हैं उसमें एक तरीके से 85 डेसिबल्स तक जो है एक तरीके से वो होती है आवाज़। सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल तक आवाज़ होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब सबसे ज़्यादा किस्म होती है ज्वालामुखी विस्फोट में 190 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है उस समय। और यहाँ पर आप देखोगे जेट प्लेन से जो है एक तरीके से कितनी होती है, 140 से 160 डेसिबल। तो ये दोनों हाईएस्ट हैं। शेर की दहाड़ से 100 डेसिबल तक आती है और जो स्वचालित वाहनों की, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, उनकी बराबर होती है। अब इसको समझिए, ध्वनि की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है। हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज है, हम जिस ध्वनि को सुन सकते हैं, वो होती है श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड, जो जिसकी आवृत्ति अगर आप देखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो मनुष्य की श्रव्य ध्वनि ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। अब श्रव्य ध्वनि क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है। पराश्रव्य क्या होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। तो इन ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, नीचे वाली दोनों को। 90 डेसिबल से, डीबी मतलब डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली जो ध्वनि है उसको सुनने में हमारे कानों की क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा देर तक यदि हम ध्वनि प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है वो है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, ग्रीन मफलर। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं या डिवाइडर में जो पेड़ लगे रहते हैं, पेड़ पौधे, इनको लगाने की एक वजह होती है क्योंकि जो सड़क पर चलने वाले व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनसे अत्यधिक ध्वनि निकलती है। उनके हॉर्न जब बजाते हैं वो, और खुद जब चलते हैं, उनके घर्षण से बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस ध्वनि को कम करने के लिए जो पेड़ों, सड़क के किनारों पर या डिवाइडर पर जो पेड़ लगाए जाते हैं, उनको ग्रीन मफलर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो वाहनों से होने वाली ध्वनि शोर को अवशोषित कर लेते हैं। इन्हीं को ग्रीन मफलर बोलते हैं। ग्रीन मफलर ये पेड़ पौधे हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए लगाए गए हैं। तो हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक ये कम कर देते हैं, और आप देखते ही होंगे इस चीज़। इसके अलावा जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इसको मापने की इकाई होती है रॉन्टजन, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो भी प्रदूषण होगा वो रेडियोधर्मी में आएगा। 1799 में अमेरिका में 3 माइल आइलैंड था, और 1986 में अगर आप देखेंगे यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में जो है रेडियो एक्टिव एक तरीके से पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से जो है प्रदूषण काफ़ी हुआ था यहाँ पर। और ये चेरनोबिल की घटना काफ़ी पूछता है परीक्षा में। तो यहाँ पर जब इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जहाँ लोग ये इस तरह की घटनाएं देखने के लिए, वहाँ के लोग आज भी अपंग, और वहाँ के जीन्स और गुणसूत्रों में चेंज आ जाते हैं। बहुत हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में एटॉम बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जापान में गिराए गए थे दोनों बम, ठीक है। इनकी वजह से भी वहाँ पर रेडियोधर्मी विकिरण जब निकली तो वहाँ के लोग आज भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हमें नज़र आते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो अभी हम ध्वनि प्रदूषण देख रहे थे, रात के समय का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रोक लगाई गई है। यानी दिन के समय आप जो है डीजे बजा सकते हैं, रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे के समय तक उस पर एक तरीके से रोक है। इसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा है, तो ये भी एक प्रदूषण ही है। जैसे पैकेजिंग में हम दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पोल्यूशन के ही एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके। इसके अलावा पैकेजिंग में छतरी, यूरिया खाद, परिवहन, सब में आप देखोगे आजकल प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और आप लंबे समय तक पर्यावरण में ये प्लास्टिक बने रहता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी इसको नष्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है एक तरीके से, ठीक है। जितनी कंपनियां बोतल बंद पानी बेचती हैं उनमें माइक्रो प्लास्टिक यूज होती है, छोटे छोटे प्लास्टिक्स के टुकड़े पाए जाते हैं।
दिखाई नहीं देते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा पोल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट। बाकी हम अगली क्लास में कुछ और चीज़ों को भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इस क्लास को आपको सुनने के लिए।